नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं वार रूम बैठक। वार रूम बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता की है चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने। यहाँ पर कई अहम फैसले लिए गए हैं। जिस तरह से कोरोना काल के दौरान जो पाबंदियां लगाई गई थी उनमें ढील दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 19 जुलाई से स्कूल खोलने की बात भी कही गई है, लेकिन 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षा के जो स्कूल हैं वही खोले जाएंगे। इसमें भी परिजनों की स्वीकृति होनी बहुत जरूरी है। चंडीगढ़ में 19 जुलाई से स्कूल और कोचिंग संस्थान आंशिक रूप से फिर से खुलेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने मंगलवार को अपने नवीनतम आदेश में यह कहा है कि मार्च में महामारी की दूसरी लहर के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों को कम करना जारी रखा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि चंडीगढ़ में स्कूल 19 जुलाई से खुलेंगे। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल खुल जाएंगे, लेकिन इसके लिए बच्चों को अपने परिजनों की अनुमति लेनी होगी। इस बीच ऑनलाइन शिक्षण भी जारी रहेगा। कोचिंग संस्थानों भी छात्रों के लिए अपने इन पर्सन टीचिंग को इस शर्त पर फिर से खोल सकते हैं कि उनके सत्र में भाग लेने वाले कर्मचारियों और छात्रों ने कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक अवश्य ली हो। इसके अतिरिक्त कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना की जाएगी, आदेश में कहा गया है। प्रशासन ने सामाजिक समारोह पर भी एक सीमा लगा दी है, जिसमें संशोधन किया गया है। इंडोर सभाओं में अब 200 लोग हो सकते हैं या स्थल की क्षमता का 50% तक लोग शामिल हो सकते हैं जो कम हो। अर्थात यदि किसी बैंक्वेट हॉल की क्षमता 100 लोगों की है तो वहां पर 50 लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं। इन आयोजनों में मेहमानों और होटलों या बैंक्वेट हॉल के कर्मचारियों के पास कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक होनी आवश्यक है या फिर आरटी-पीसीआर प्रशिक्षण का नकारात्मक परीक्षण का टेस्ट होना आवश्यक है, जो कि 72 घंटे से अधिक का नहीं होना चाहिए। रॉक गार्डन, जिसे अब तक के लिए बंद कर दिया गया था, फिर से खुल जाएगा। साथ ही संग्रहालय और कोविड-19 प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना भी की जाएगी। सिनेमा हॉल और स्पा अपनी क्षमता से 50% पर काम कर सकते हैं। मोहाली सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है, लेकिन यह हड़ताल सिर्फ ओपीडी तक ही सीमित रखी गई है। ओपीडी बंद कर दी गई है, जिसके कारण मरीजों को और उनके तीमारदारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं लगातार जारी रही। पंजाब सरकार की तरफ से वेतन कमीशन की सिफारिशें लागू करने के फैसले को फिर से विचारने के लिए पीसीएमएस एसोसिएशन और विभिन्न डॉक्टरी जत्थेबंदियों की तरफ से 3 दिवसीय हड़ताल पूरे प्रदेश भर में आरंभ कर दी गई है। इसके चलते इमरजेंसी और कोविड-19 संबंधित सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है, बंद रखा गया है। मोहाली सिविल अस्पताल में ओपीडी बंद का नोटिस चिपका दिया गया है ताकि मरीजों को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसी हड़ताल के तहत सिविल अस्पताल में डॉक्टरों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। एसएमओ डॉक्टर मंजीत सिंह ने कहा कि उम्मीद है कि वित्त मंत्री के साथ बैठक में कोई समाधान निकलेगा। अस्पताल में रोष के तौर पर इकट्ठा हुए डॉक्टरों ने कहा कि छठे वेतन आयोग में डॉक्टरों का एनपीए 25% से कम करके 20% कर दिया गया है। इसके अलावा कई तरह की छेड़खानियां वेतन से भी की गई हैं। डॉक्टर कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना रात दिन ड्यूटी निभा रहे हैं। इस महामारी के चलते अपनी ड्यूटी निभाते हुए उनमें से न केवल कोरोना महामारी का शिकार भी कई डॉक्टर हो चुके हैं, बल्कि कई मौत के मुंह में भी जा चुके हैं, लेकिन वह पीछे नहीं हटे। ऐसे कोरोना वॉरियर्स का सरकार मनोबल तोड़ रही है। और डॉक्टर्स की हड़ताल का असर डेराबस्सी के सिविल अस्पताल में भी देखने को मिला। यहाँ पर भी डॉक्टर्स ने हड़ताल की। ओपीडी पूरी तरह से बंद कर दी गई। ओपीडी के बाहर लगा दिया गया है कि ओपीडी बंद है, डॉक्टर हड़ताल पर हैं, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं यहाँ पर भी सुचारू रखी गई हैं। डेराबस्सी सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने अब पूर्ण रूप से हड़ताल कर दी है। इस हड़ताल का कारण सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 6 पे कमीशन की एवज में सैलरी बढ़ाने की बजाय अब एमपीए 25% से 20% कर दिया गया है, जिसे लेकर डॉक्टरों में रोष व्याप्त है। सरकारी अस्पताल की स्ट्राइक से अस्पताल आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि डेराबस्सी अस्पताल के डॉक्टरों ने सभी ओपीडी बंद कर दी हैं। केवल इमरजेंसी में आए मरीजों का उपचार किया जा रहा है और उनकी देखभाल की जा रही है। वहीं इस हड़ताल के संदर्भ में डेराबस्सी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर संदीप कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा 6 पे कमीशन को लागू करना था, लेकिन सरकार ने 6 पे कमीशन लागू नहीं किया। अब उनके एमपी जो कि 25% था, उसे भी 20% कर दिया गया है, जिसे लेकर सभी डॉक्टरों में रोष है और इस बात से सभी डॉक्टर डिमोरलाइज हो गए हैं। लेकिन उन्होंने अस्पताल की इमरजेंसी को बंद नहीं किया है। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को देखा जा रहा है। ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਾ ਸਾਨੂੰ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ,
ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਡਾ NPA 25% ਤੋਂ 20% ਕਰਤਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਪੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੈਲਥ ਸਟਾਫ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਐਂਡ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂਰਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਸਜੇਰੀਅਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ट्रॉमा है, पोस्टमार्टम है, वो सारी सर्विसेज असी प्रोवाइड कर रहे हैं। डेराबस्सी सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की स्ट्राइक के चलते OPD में आने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि शनिवार और रविवार OPD बंद होने के कारण सोमवार को खुलनी थी, लेकिन डॉक्टरों की स्ट्राइक के कारण सभी OPD बंद रही और मरीजों को खाली हाथ लौटना पड़ा। देखना होगा कि डेराबस्सी सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की यह हड़ताल कब तक चलेगी और क्या सरकार की कुंभकर्णी नींद इस हड़ताल से टूटेगी। मोहाली में और डेराबस्सी में और कई अन्य जगहों पर डॉक्टरों द्वारा जो हड़ताल की जा रही है उसको लेकर पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा है कि जल्द ही यह मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के साथ शीघ्र ही डॉक्टर्स की बैठक होने वाली है, जिसमें वह स्वयं भी मौजूद रहेंगे और उम्मीद जताई यह जा रही है कि शीघ्र ही इस मुद्दे पर कोई ना कोई हल निकल जाएगा। इसके अलावा भी बलबीर सिंह सिद्धू ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। पंजाब के समूह सरकारी डॉक्टरों की छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लेकर जो शिकायतें हैं उन्हें दूर किया जाएगा। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने मोहाली में कहा है कि सूबे के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के साथ डॉक्टरों की बैठक बुधवार शाम को होगी, जिसमें वह भी मौजूद रहेंगे। सिद्धू ने कहा कि डॉक्टरों ने जो 19 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है उससे पहले ही इस विवाद को सुलझा लिया जाएगा। नहीं इदा है कि भी डॉक्टरों नाल कहदा साढ़े 4:30 बजे हुण मीटिंग फिक्स हुई है। ਉਹ FM ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ अपना काम निर्विघ्न जारी रखना चाहिए। सरकार पूरी नाल खड़ी है। सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू मंगलवार को वाटर आर्गुमेंटेशन मिशन स्कीम के तहत मोहाली के फेज 5 जल घर की नींव रखने पहुंचे हुए थे। सेहत मंत्री ने कहा कि 1.5 करोड़ रुपए की लागत से फेज 5 में वाटर टैंकर बनाना, 9 लाख पानी स्टोर किया जाएगा, जहां 4 मोटर लगाकर पानी को बूस्ट किया जाएगा। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ 9 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ 4 ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 1 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 10 ਫੇਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੂਸਟਰ ਪੰਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 3 ਤੇ 5 ਫੇਜ਼ ਨੂੰ 3v2 ਤੇ 5 ਫੇਜ਼ ਨੂੰ बहुत बड़ा लाहा मिलेगा, फायदा होएगा। प्लस जो पानी का प्रैशर बड़ा लो होंदा सी, 3rd फ्लोर पर पानी नहीं चढ़ता सी, अज वो जी समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं तकरीबन जिथे भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बूस्टर ऑलरेडी लग चुके हैं तो असी जिन्नी भी कमी पेशियां है सारियां पूरियां करांगे। सारे शहर के ऑलमोस्ट तो 5 बूस्टर पंप लाने ने ताकि पानी प्रॉपर तरीके लोगों को मिल सके। एक सवाल के जवाब में सिद्धू ने कहा कि पंजाब के सरकारी विभागों में जिन कर्मचारियों ने कलम छोड़ हड़ताल कर रखी है या जो स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं सभी से सरकार बातचीत कर रही है। इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। सिद्धू मोहाली में एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। सेहत मंत्री ने कहा कि पंजाब में कोविड वैक्सीन का स्टॉक अब लगभग खत्म होने के कगार पर है। केंद्र उन्हें 10 लाख से ज़्यादा डोज भेजे तभी बात बनेगी। इसको लेकर केंद्र से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक डोज के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। देखो गल इदां है कि पंजाब दे विच असीं जिहड़ी साडी तैयारी आ जे इस तो जिन्ने हुण साडी इस वेले ਜਿਹੜੇ पॉजिटिव केस आए ने तो जे वो इदों 25% भी ज़्यादा आ जाते हैं वो साढ़े को संभालने की भी साढ़े को इस वेले कैपेसिटी हैगी तैयारी है। प्लस साडा असी सारे जिहड़े साडे हॉस्पिटल चाहे वो डिस्ट्रिक्ट दे सी चाहे साडे
तहसील ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ 75 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈ ਦੀ ਵੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਏ। नहीं बिल्कुल साढ़े को अज भी शॉर्टेज है कल भी शॉर्टेज है। मैं तो ये कहना चाहता सानू 10 लाख की कंसाइनमेंट हर तीजे दिन आनी चाहिए ताकि असीं जल्दी अपने काम निबेड़िए क्योंकि इस वेले लोग बहुत ज़्यादा कीन ने कि सानू जल्दी वैक्सीनेट किया जाए। सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार ने दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का पूरा समर्थन किया है लेकिन नेताओं का घेराव करना ठीक नहीं है। स्थानीय स्तर के नेताओं का घेराव करने से कोई लाभ नहीं होगा, वे चाहे किसी भी पार्टी के हों। किसानों के साथ पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। देखो मैं ये कह सकदा कि भी जिहड़ा दिल्ली साडा संघर्ष है उन्होंने तकरीबन साडी कांग्रेस पार्टी ने बहुत शुरू तो सपोर्ट किया। बकायदा असीं विधान सभा 'च उहदे खिलाफ मते पाए ने, काले कानून के खिलाफ पाए ने। पहली सरकार है जिन्हें मते रद्द किए ने। दूजी गल मैं एक कहनी चाहना तुहानूं कि भी असीं जिहड़ा कोई लीडर जिहड़े पोलीटिकल लीडर ने जे जी बीजेपी वाली गल है किसी बंदे को इदां दी गल नहीं करनी जिहदे नाल साडा माहौल खराब होवे। दूजी जिहड़ा घराओ हैगा ये कोई हल नहीं। आपां दिल्ली सरकार का घराओ करना चाहिए ना कि अपने लोकल लीडर का, बल्कि जिहड़े साडे डिवेलपमेंट के काम ने उन्हां नूं थोड़ा जिहा नुकसान पहुँचता है वो नहीं रुकनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में सिद्धू ने कहा कि पंजाब में नया कांग्रेस प्रधान कौन होगा यह जिम्मेवारी किसको सौंपी जाएगी ये पार्टी हाईकमान ही तय करेगी। चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तरह से तैयार है। मेरे ख्याल मेरे तो ध्यान चाहिए तुहाडे कोल तुहानूं पता ना तुसीं दसो। चंडीगढ़ के गांव किशनगढ़ में लोगों को पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो रहा है और जो उपलब्ध हो भी रहा है वह गंदा पानी मिल रहा है, जिसको लेकर किशनगढ़ के लोगों ने निगम और प्रशासन के अधिकारियों से गुहार लगाई है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब किशनगढ़ के लोगों का यह भी कहना है कि 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है, गर्मी बढ़ चुकी है, खपत पानी की बढ़ रही है लेकिन उन्हें पीने तक का पानी नसीब नहीं हो रहा है। चंडीगढ़ को वैसे तो स्मार्ट सिटी कहा जाता है लेकिन चंडीगढ़ में पड़ते गांव किशनगढ़ के निवासी पिछले 20 दिनों से पीने के पानी को तरस रहे हैं। 40 डिग्री तापमान चल रहा है और पानी की खपत भी इन दिनों ज़्यादा होती है लेकिन यहाँ के लोग पीने के पानी को ही तरस रहे हैं, जिनका गुस्सा इस जेई पर फूटा। लोगों ने इकट्ठे होकर ट्यूबवेल पर रखे लेकिन यहाँ तो सरकारी अफसर के मिजाज और थे। लोग गुस्सा हैं कि उनके घर पानी नहीं आ रहा और जेई को बार बार शिकायत करने के बावजूद उल्टा जेई साहब लोगों को ही धमकाने लगे और यह कहने लगे कि जाओ जिससे हमारी शिकायत करनी है कर दो। किस तरह है आए कितना रोक दूंगा 10 किस तरह आए कितना रोक दूंगा अगली बार रोक दूंगा नहीं रोक दूंगा मेरी गल जे रोकना होता तो क्या बता आ जांदा तो बनाने में जो कर सकदा करूंगा ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਹ ਤੂੰ ਰੋਕ ਦੇ ਰੋਕੂਗਾ कर मेरी शिकायत हां ठीक है ना कर दूंगा फिर कर किशनगढ़ के लोग शिकायत कर रहे थे। इतना ही नहीं, कईयों ने एरिया में पानी नहीं आ रहा तो कई जगह पानी गंदा आ रहा है जहां सीवर मिक्स होकर पानी आ रहा है लेकिन इनकी सुनने वाला कौन है। जो अधिकारी वहां तैनात है वह लोगों से बदतमीजी करते हैं। गांव की महिलाओं ने कहा कि बार बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन इतने दिनों से पानी नहीं आ रहा है। वह जब भी किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो वह उनकी शिकायत सुनने के बजाय उल्टा उनसे ही बहस करने लगते हैं। 680 ते लाके 720 तक पानी नहीं आ रहा और साढ़े बिल आके देखो, असी अपने बिल लेके आऊँगे, असी अपने बिल दिखाऊंगे, असी जानिया जनानियां साड़ी बेइज्जती करके उत्थे दे ट्यूबवैल पर सानू मोड़ दिंदे हैं। सानू दुख नहीं है कि साढ़े बच्चे एक एक पानी के घुट तरस रहे, कितने दे असी लेके आइए, असी टैंकर किन्ने के पाऊंगे, असी 500-600 का टैंकर आंदा, असी किहड़े उरे ला लैंड बैठे हैं जेडे असी टैंकरां के पैसे भर दूंगे उरे ते, किहड़े साढ़े दफ्तरां में बंदे लगे हुए हैं जेडे असी पैसे भरी जाऊंगे, असी बिजली का बिल भी भरूंगे, पानी का भी भरूंगे, उधर असी टैंकरां का भी भरूंगे। साडी प्रॉब्लम दसो क्या है भी, जब साढ़े बिल भर हो रहे हैं, साढ़े बिल हर 2 महीने बाद साढ़ा बिल आंदा। 720 तक हमारे किशनगढ़ में पानी नहीं आ रहे हैं। हम ट्यूबवेल पर गए थे और ट्यूबवेल वाले बोल रहे हैं भाई हमारे हाथ में नहीं है, आप बताओ हम कहाँ जाएं, एसडीओ के पास जाएं, कहाँ जाएं, आप बताओ हमें। सर हमें के नाम से पानी भी चाहिए, हमें कितना दिन होगा पानी ले, हमारे पास पानी भी नहीं है, अब छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास। जेई के पास हमें फ़ोन किया, जेई बोल रहे हमारे पास हाथ नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, जाओ जहाँ जाओ, एसडीओ के पास जाओ, जहाँ भी जाओ। तो हमने फ़ोन करा जेई के पास, तो जेई कह रहा लाल डोरा से बाहर है मकान,
तो हमारे पास ये बिल कैसे भेज रहे हैं? हमारे मीटर भी लगे हुए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 41 में स्थित शिवालिक पब्लिक स्कूल द्वारा बच्चों की स्कूल फीस बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर परिजनों में रोष व्याप्त हो गया। परिजनों का कहना था कि एक तो उनके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, कोरोना की वजह से हर किसी को कोई ना कोई मार झेलनी पड़ रही है, वहीं स्कूल प्रशासन ने बच्चों की फीस बढ़ा दी है। अब इन लोगों का कहना था कि उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि स्कूल प्रशासन उनकी समस्याओं को समझेगा और बढ़ाई गई फीस वापस लेगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 41 स्थित शिवालिक पब्लिक स्कूल के बाहर पेरेंट्स बढ़ी हुई फीस को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में कई पेरेंट्स शामिल हुए, जिनका कहना था कि पेरेंट्स और बच्चों को स्कूल टीचर्सों द्वारा तंग किया जा रहा है और बार बार फीस जमा करवाने के लिए बोला जा रहा है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद उनका बुरा हाल है, उनके बिजनेस ठप पड़े हैं। इसके बावजूद स्कूल ने एनुअल फीस बढ़ा दी है और टीचर उन्हें दिन में 2-2 बार कॉल कर तंग कर रहे हैं। ऐसे में उनका बच्चा कैसे पढ़ेगा? यह सभी पेरेंट्स हाथों में होर्डिंग लेकर खड़े थे। इनका कहना था कि शिक्षा सभी का अधिकार है और शिक्षा कोई व्यापार नहीं है और बढ़ी हुई फीस और एडमिशन फीस वापस लें, वह इस स्थिति में भी नहीं है कि बढ़ी हुई फीस दे सकें। हमारी सबकी यही रिक्वेस्ट है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम जो एडमिशन फीस एनुअल चार्जेस है, देखो ना बच्चा आ रहा है, ना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, ठीक है, ना ही कोई किसी तरह का भी कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ हो रही है हमारी हो रही है, बल्कि हमारे खर्चे उल्टा बढ़ गए हैं। नेट का खर्चा, मोबाइल लेके 2 खर्चा, ठीक है, 2-2 बच्चे अब 2-2 मोबाइल लें, 2-2 नेट दें। तो ऐसा हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक तो जो बड़ी फीस है वो मत लो और एनुअल चार्जेस मत लो, बाकी रेस्ट ऑफ जो फीस है वो हम देने के लिए तैयार है। हम ये नहीं कह रहे हमने फीस नहीं देनी, तो देखो हो ही जाता थोड़ा सा उनको कि हमें एनुअल चार्ज तो हम कहते नहीं देंगे, वो कहते दो तो भी पड़ेगा बच्चा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। बच्चे को डिस्कनेक्ट कर देंगे क्लास से, डिसकंटिन्यू कर देंगे। लिस्ट आती है पूरी, लिस्ट आती है बच्चे की, जिस बच्चे ने फीस नहीं उसकी लिस्ट आती है। मेरी बेटी की फीस मैंने नहीं डिपॉजिट की अभी तक। तो बच्चा मेरे खुद 4 बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, एक दो फर्स्ट में है, मतलब भाई का लड़का मेरे मिला के 4 लड़के डेली मैसेज कर रहे हैं कि फीस पेंडिंग है, पे करो। कल भी मुझे फ़ोन आया है और वे टॉकिंग बहुत गलत उनका आज के टाइम पे, बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं इतने टाइम से, हमने पहले फीस भरी है, सबने सारे पेरेंट्स भर रहे हैं। आज कोई ये नहीं बोल रहा कि नहीं भरेंगे, बट सर ये बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल है, ये बोल रहे हैं कि हम निकालेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं। वो कोर्ट का नहीं सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें पैसा चाहिए तब बच्चे पढ़ेंगे आपके। जिसके घर में 2 या 3 बच्चे हैं सबको पहले फ़ोन ला के दो, नेट का खर्चा भी है सर, ठीक है। जो जेन्युइन फीस आप फीस ले लो, हम ये कह रहे हैं कि आपकी जो एक्चुअल फीस बनती है फीस लीजिए जो आपकी उसका है। माउंट कार्मेल आप सर एक चीज़ बताइए, क्या स्कूल खुल रहा है आपके टाइम पे बंद है, ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, ना के बाकी खर्चे हो रहे हैं, तब भी आप फीस ले रहे हैं हमसे। पिछले साल जिस तरह से इन्होंने एनुअल फी नहीं ली, मोस्ट वेलकम था, हम लोगों ने खुशी खुशी बढ़ी हुई फीस पे की थी। लेकिन इस साल एडमिशन फ़ी भी ले रहे हैं और साथ साथ में बढ़ी हुई फीस भी ले रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो मेरा स्कूल से कोई विरोध नहीं है, विरोध सिर्फ बढ़ी हुई फीस और एनुअल फीस से है। मेरे से एज सच हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्कूल से, बस वो बढ़ी हुई फीस और एनुअल फ़ी रिवर्ट कर लें, दैट्स इट, और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कोई इसमें नारेबाजी या नेतागिरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो सिर्फ फ़ीस ले लें, और बार बार वो डेली हमें मैसेज भेजते हैं वार्निंग की, बच्चे को हम स्कूल बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 2-2 दिन पे मैसेज आता है हमें। एक तो कोरोना का टाइम है, बंदे वैसे ही डिप्रेस हैं लोग, ऊपर से ये और मैसेज भेज के हमें डिप्रेशन में डालते हैं। ना काम चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। अभी जो भी सेविंग्स है उसी से अभी हम लोग कर रहे हैं। एक तो फीस बढ़ रखी है, ठीक है, फीस हम पेरेंट्स के लिए देना मुश्किल है क्योंकि कोरोना का चक्कर है। कोरोना के चक्कर में हमारा बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है। एक हमारे को रोटी खाने की मुश्किल हो रही है। फीस हम भर सकते हैं, मगर एडमिशन फीस जो ये ले रहे हैं बेफालतू का, वो ये लोग ना ले, वो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए वो प्रॉब्लम है। मैं अपने बेटी की फ़ीस भर चुकी हूँ क्योंकि वो +1 कॉमर्स में है, इसलिए क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है। अगर हमने फ़ीस भरी है तो उसमें भी इनको एडजस्टमेंट करनी चाहिए और फ़ीस इनको कम करनी चाहिए। सरकार ने जब बोला एडमिशन फ़ीस नहीं लेनी है तो ये लोग क्यों ले रहे हैं? और बच्चों के साथ में ये बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव भी करते हैं। ये माता पिता का तो करते ही हैं शोषण। इतने सालों से इतनी फीस बढ़ गया है, इतना तो मैं कहूँ पंजाब में मोहाली और पटियाला और नवांशहर में इनका स्कूल है। नवांशहर और पटियाला का फीस बहुत ही कम है और इधर शिवालिक की 2 साल से एडमिशन फ़ीस नहीं ली है इन लोगों ने।
उसमें लिखा हुआ आता है एडमिशन फ़ीस नहीं ली है, पर ये लोग हम लोगों से हर साल एडमिशन फ़ीस भी लेते हैं और वो भी लेते हैं, बढ़ाते भी हैं, हर साल बढ़ती है। चलो बढ़ रही है फीस, हम ठीक है, पर एडमिशन फ़ीस तो कम करें, 5,000 7,000 कर लेते। जिन इन्होंने एडमिशन फीस भी लेनी थी तो 5,000 ले लेते। 10,000 लेने का क्या मतलब है? अब जिनके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं या 3 बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए देना कितना मुश्किल है। इस और अब ये देखो कि छोटी क्लास के बच्चों की और बड़ी क्लास के बच्चों की फीस भी एक जैसी है, यानी कि चलो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनकी फीस थोड़ा कम करें, बड़ों क्लास की चलो उनकी फीस, टीचर्स भी मेहनत करते हैं, ये नहीं कहते हम कि फीस ना ले, क्योंकि हम लोग अगर कमा रहे हैं हम लोगों के लिए मुश्किल है तो टीचर्स के लिए भी मुश्किल है। टीचर्स ने भी अपना बच्चा स्कूल में पढ़ाने होते हैं, उन्हें भी फीस चाहिए, उन्हें भी रोटी चाहिए, ठीक है, पर हमारे बच्चे स्कूल का कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे। अगर यूज़ कर रहे होते स्कूल आते तो हमने इतने सालों से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। भारतीय मजदूर संघ द्वारा सेक्टर 17 में धरना प्रदर्शन किया गया है। संघ का कहना है कि वे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, रिक्त स्थानों को भरने की मांग की जा रही है, आउटसोर्स वर्कर्स को आर्थिक शोषण जो किया जा रहा है उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाई जा रही है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। संघ का कहना है कि यही हालात रहे तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। चंडीगढ़ कांग्रेस महिला विंग द्वारा सेक्टर 17 में धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन महंगाई को लेकर था। बढ़ती हुई गैस की कीमतें, पेट्रोल और डीजल के कारण आम आदमी का जीना दुभर हो चुका है। इसी को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया था और मांग की गई है कि केंद्र सरकार इस ओर कुछ ध्यान दे, नहीं देती तो जनता उनको आने वाले चुनावों में जरूर जवाब देगी। भारतीय मजदूर संघ की ओर से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सेक्टर 17 में प्रदर्शन किया गया, जिसमें अलग अलग यूनियनों के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन करने वालों ने बताया कि उनके साथ 20 यूनियनें शामिल हैं। चंडीगढ़ में अलग अलग विभागों में वर्कलोड बढ़ गया है लेकिन कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही है। इसी के साथ चंडीगढ़ के विभागों का निजीकरण किया जा रहा है जिसका वह विरोध करते हैं। केंद्र सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, वह इसके खिलाफ हैं। इसी के साथ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो इसमें भी काम करने वाले कर्मचारियों का वेज रिवीजन नहीं किया गया है जिससे उनमें भी नाखुशी है। प्रशासन और सरकार द्वारा उनकी लंबित पड़ी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि वह समय समय पर प्रशासन को अवगत कराते रहे हैं और उन्हें ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके खिलाफ सभी यूनियनें एकजुट हुई हैं और जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह अपना प्रदर्शन और तेज करेंगे। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀਯੂ, ਬਿਜਲੀ, ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਪੀਜੀਆਈ ਦੀਆਂ 5 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ? ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਏ ਲੇਕਿਨ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਲੋਡ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਏ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ 113 ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਰੂਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਕੇ ਹੋਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, 2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ACP ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਐਡੀਟਰ ਇੱਥੇ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, MC ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ CTU ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 417 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੂਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪੰਪ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਰੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ 35 ਨੋਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਪਾਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, 5% ਸੀਲਿੰਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਨੌਕਰੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿਆ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ कि त्रुटियां दूर करके 15 साल बाद तुसी दे रहे जो साडा बनदा हक है वो दिता जाए। चंडीगढ़ में 80% लोगों को कोरोना की पहली डोज लग चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि 100% होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। इसके विषय में जानकारी देते हुए चंडीगढ़ के डॉक्टर्स का कहना है कि उनका यही प्रयास है कि चंडीगढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, जिसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं और लगभग 25 से ज़्यादा सेंटर चलाए जा रहे हैं जहां पर वैक्सीनेट लोगों को किया जा रहा है। कोरोना महामारी में सबसे असरदार है वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन को लेकर जगह जगह पर चंडीगढ़ में कैंप लगाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में कितनी वैक्सीनेशन हो चुकी है और कितने लोग अभी बाकी हैं, इसको लेकर डॉक्टर अभिषेक से बात की गई। डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि चंडीगढ़ में वैक्सीनेशन 80% लोगों को हो चुकी है और ज़्यादातर लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है, अब से सेकंड डोज बाकी है। अभिषेक ने बताया कि चंडीगढ़ में तकरीबन 25 जगहों पर वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। इसके अलावा सुखना लेक पर और स्कूलों और कॉलेजों में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। अब लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर कोई भ्रम नहीं है, लोग आगे आकर वैक्सीनेशन लगवाने में विश्वास कर रहे हैं। उनका मानना है कि चंडीगढ़ में अब कोरोना का इतना खतरा नहीं है। हमारा रोज़ वैक्सीनेशन चल रहा है, 15 से 20 हमारे कैंप चल रहे हैं, सारी डिस्पेंसरीज में वैक्सीनेशन लग रही है। हम जितना कर सकते हैं, जितना लोग वैक्सीनेट कर सकते हैं हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी मोस्ट ऑफ द पर्सनालिटीज़ हमारी वैक्सीनेट हो चुकी हैं। जो भी 18+ के उनकी फर्स्ट डोजेज हुई हैं, 84 डेज़ बाद उनकी भी सेकेंड डोज हो जाएगी। हम सिर्फ उनको 28 डेज़ बाद प्रेफरेंस दे रहे हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलने जाना है या फिर जिन्होंने अब्रॉड जाना है, जिनका PR लगा हुआ है, या उन लोगों को सिर्फ प्रेफरेंस दी जा रही है। सर 80% को लग चुका है। उनको जो 18+ है उनको फर्स्ट डोज उनकी हुई है, अभी सेकंड डोज होनी है क्योंकि अभी ही स्टार्ट हुई थी फर्स्ट डोज। तो 84 डेज जैसे ही कंप्लीट होते हैं वैसे ही हम उनको सेकंड डोज लगा देंगे। 20 कैंप जो चल रहे हैं वो अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं और डिस्पेंसरीज में अलग कैंप्स लग रहे हैं। जहां तक थर्ड फेज में बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने की बात है तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि अभी भारत सरकार की कोई गाइडलाइंस नहीं आई हैं। जैसे ही भारत सरकार की गाइडलाइंस आएंगी वह इस पर भी अमल करेंगे। अभी तक हमें ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है, जैसे ही हमें आएंगी हम ये चीज़ स्टार्ट कर देंगे। जितनी कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से कर रहे हैं कि तीसरी लहर ना आए। ठीक है, सबको वैक्सीनेशन लगवा दी है, हम अपना हमारी पूरी तैयारी है इस चीज़। डॉक्टर अभिषेक ने बताया कि उनका पूरा परिवार डॉक्टर्स है और कोरोना के समय में उन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन सब परिवार एकजुट था, इसलिए लोगों की सेवा में जुटे रहे और सेवा करते रहे। सर चैलेंज बहुत था, सबने पूरे परिवार ने बहुत मेहनत की। रात को 9-9, 10-10 बजे आते थे सारे वापस। थोड़ा ये भी होता था कि बहुत जगह जैसे कर्फ्यू भी रहा, लॉकडाउन भी रहा, उसमें भी थोड़ी बहुत मुश्किल आई, बट हम सब ने अपनी तरफ से जितना हम कर सकते थे हमने। तो ये थी शहर में ऐसी खबरें जिन्हों आपको जानना जरूरी था, हमारे बताने का फ़र्ज़ था। उम्मीद है आपको यह हमारी सिटी हलचल की प्रस्तुति पसंद आई होगी और यदि आपको लगता है कि आपको आपके शहर की कुछ हलचलें जानने का मौका मिला है तो आप हमारे चैनल सिटी हलचल या फिर रोशन भव को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।